एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। किसी भी कॉइन में एंट्री लेने से पहले आप कौन से टूल इंडिकेटर्स या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे आप किसी भी कॉइन में, गोल्ड में हो, स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक में हो, तो आप किस बेस पे आप उसमें एंट्री ले सकते हो। अभी मैंने ये बिटकॉइन का चार्ट निकाला हुआ है। इसी तरह आप BNB, इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें एनालिसिस के लिए सबसे पहले आप ये 6 पॉइंट्स जो मैंने इधर हाईलाइट किए हैं, आप ये देख सकते हैं। इस बेस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। उन 6 पॉइंट में आप सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के की लेवल को फाइंड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को आप कौन से टाइम फ्रेम पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। सेकंड नंबर पे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को सिलेक्ट करोगे। चार्ट पे मार्केट डायरेक्शन देखोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, गैप अप, वेट फॉर इंटरेस्ट और पुल बैक। फिर जाके आप किसी भी कॉइन में एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास होती है तो उसको रिजेक्शन मिलती है। इधर आई, जिस तरह ये एक ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रा की है, प्राइस इधर आती है, रिजेक्शन लेती है। जब मार्केट 2 या 3 बार रिजेक्शन लेती है तो उसको हम एक सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। फिर मार्केट एक इम्पल्स मूव लेती है, इम्पल्स मूव के बाद मार्केट थोड़ी करेक्शन करती है, करेक्शन के बाद फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। उसके बाद फिर मार्केट अपने सपोर्ट एरिया की तरफ जाती है, फिर जहाँ एक मजबूत रेजिस्टेंस होती है उसके पास मार्केट जाती है। क्योंकि मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास आती है तो उधर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी मार्केट एक दो बार टेस्ट करके फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। डाउनवर्ड मूव करने के बाद फिर अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू करती है। क्योंकि स्पोर्ट वो एरिया होते हैं जब प्राइस उसके पास आती है तो एक दो रिजेक्शन के बाद अपना जो ट्रेंड होती है वो अपवर्ड मूव करती है। क्योंकि स्पोर्ट के पास हमेशा बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होती है। या सिंपली स्पोर्ट वो एरिया होती है जहाँ से प्राइस स्टार्ट राइजिंग, रेजिस्टेंस वो एरिया होते हैं जहाँ से प्राइस स्टार्ट फॉलिंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को फाइंड करने के लिए आप टाइम फ्रेम में सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे। मंथली टाइम फ्रेम पे आप जहाँ जहाँ मार्केट ने रिजेक्शन लिया होगा उस लेवल को आप हाईलाइट करोगे। जिस तरह मार्केट इधर आई, इसकी बॉडी को काउंट करोगे, या जहाँ विक्स ज़्यादा होगी उसको काउंट करोगे। जिस तरह मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टाइम इधर आई, इधर से इसने अपवर्ड मूव किया, फिर आई, फिर रिजेक्शन मिला, 2-3 बार इधर रिजेक्शन लिया तो मैंने इसको हाईलाइट किया और इधर से एक रेक्टेंगुलर जो एरिया था उसको मैंने हाईलाइट किया। और हमेशा जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो जोन एरिया में आप उसको हाईलाइट करोगे। ये एरिया था एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। मार्केट 58 और 59 पे जब जब आई है तो 72 की तरफ गई है। अभी जो ये एरिया है इसको जो मैंने हाईलाइट किया जो 48 या 49 के मिड में है, तो इधर देखो मार्केट जब आई है इधर इधर से इसने रिजेक्शन लिए, इधर से भी मार्केट को रिजेक्शन मिले, इधर से भी। तो जहाँ 2 या 3 टाइम रिजेक्शन हो, मल्टीपल रिजेक्शन हो, मार्केट उस एरिया को रेस्पेक्ट करे, या ड्रेस्टिक मूव हो, जो प्राइस उसके पास है तो उसके बाद या डाउनवर्ड मूव हो या अपवर्ड मूव हो, तो उस एरिया को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। अभी मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे निकालता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के बाद आप डेली पे आ सकते हो, क्योंकि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो मंथली और वीकली के बाद आप डे ट्रेडिंग पे आके आप एंट्री ले सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को फाइंड करने के बाद आप उस कॉइन में सप्लाई और डिमांड जोन को देखेंगे। सप्लाई वो एरिया होता है जहाँ सेलिंग प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और डिमांड जोन उस जोन को हम कहते हैं जहाँ बाइंग प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब जब प्राइस सप्लाई जोन के पास आती है तो उधर मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक सप्लाई जोन का एरिया है, ये वाला, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, इस कैंडल को। ये एक एरिया है, तो इधर देखो जब प्राइस इसके पास आई है, ये देखो, तो इसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड मूव लिया है क्योंकि इधर एक सेलिंग प्रेशर था। इस कैंडल को देखो, ये एक सेलिंग प्रेशर था। अभी जिस तरह डिमांड जोन का मैं आप लोगों को एरिया दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये वाला एक डिमांड जोन एरिया है, जब प्राइस इसके पास आएगी तो मार्केट ने अपवर्ड मूव लिया है। अभी ये एक एरिया है, ये एक डिमांड जोन का एरिया है। इसके अलावा इसको भी आप
कंसिडर कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, जिस तरह मैंने अभी 4 आवर टाइम निकाला हुआ है। इसके बाद आप मार्केट डायरेक्शन देखते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल के बाद सप्लाई और डिमांड जोन के बाद मार्केट डायरेक्शन के लिए आप डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हो। अगर आप 4 आवर या 1 आवर या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आप सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूवर एवरेज में से 20 मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करोगे। अगर उस मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट मूव कर रही है तो आप हम डाउनवर्ड की ट्रेड या हमेशा, और उस अगर नीचे है तो डाउनवर्ड ही आप एंट्री लोगे। अगर अपवर्ड है मूविंग एवरेज से तो आप एक अप ट्रेंड की या लॉन्ग की पोजीशन ओपन करोगे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करोगे। ये सिंपल मार्केट की डायरेक्शन आप मूविंग एवरेज बेस पे भी देख सकते हो। मार्केट डायरेक्शन के बाद आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को देखोगे कि अगर एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है तो आप उसमें लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो आप उसमें एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एरिया था और ये एरिया था, पहले एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। जब इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो ये बाद में जब एक सपोर्ट टूट जाती है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हुआ तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते थे। और अब आप इधर देखो मूविंग एवरेज से ऊपर है तो ये जो पहले एज अ सपोर्ट का काम कर रहा था वो अभी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। बाद में अगर जब सपोर्ट टूट जाती है, जब ये सपोर्ट टूटी है तो उसके बाद देखें जो ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो आप एक लॉन्ग की पोजीशन इधर ओपन कर सकते थे। उसके बाद देखो कितना एक अपवर्ड मूव आया है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद आप उसमें गैप अप देखोगे, जिस तरह इस कैंडल का आप क्लोजिंग देख लो और इस कैंडल का लो देख लो, हाई देख लो बल्कि, और इनके मिड में कोई भी हमें कैंडल नज़र नहीं आ रही थी। इस एरिया को जो हम मानते हैं इसको हम गैप अप मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के जो पेंडिंग आर्डर होते हैं लॉन्ग के या शॉर्ट के वो फिल नहीं होते, तो मार्केट लाजमी उस गैप अप को फिल करने के लिए आती है। ये जब एक गैप अप रह जाता है तो उसके बाद जब आर्डर ब्लॉक बनता है या मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है गैप अप के बाद, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया और उसके बाद मार्केट जब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो इधर बहुत से लोगों के जो आर्डर फिल नहीं होते तो उसको हम गैप अप कहते हैं। फिर मार्केट इधर एज अ रेजिस्टेंस जब उसको रिजेक्शन मिलती है तो वो जब डाउनवर्ड मूव करती है तो वो इस जो गैप अप होता है उसको लाजमी फिल करने के लिए आती है। आप उसके रिटेस्ट या पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हैं। और आखिर में लास्ट में जो हम रिटेस्ट या पुल बैक को देखते हैं, पुल बैक का भी बिल्कुल इसी तरह का। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है तो अगर ये इसको ब्रेक करती है तो उसके पुल बैक पे हम जब वो रिटेस्ट करेगी तो तब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। इस तरह इस पुल बैक को फाइंड करने के लिए हम फैब या फेबोनेसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आप फेबोनेसी रिट्रेसमेंट क्या है इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई, आप जाके देख सकते हैं। अभी करंटली जिस तरह मार्केट है, ये जो एरिया एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। मार्केट जब भी इधर आई है तो इस एरिया ने इसको मल्टीपल रिजेक्शन हुआ है, जिस तरह 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। अब अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो जो नेक्स्ट एरिया होगा वो हमारे पास 54 या 55 का होगा। और मैक्सिमम अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अगर आप वीकली डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखो तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इधर से 59 और 60 के एरिया पे अगर जाती है तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप देखो ये जो मैंने एरिया निकाला हुआ है एज ए सपोर्ट के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। जब अगर मार्केट इधर आएगी तो आप एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। किसी भी कॉइन में इंटर होने के लिए आप सिंपली सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को देखेंगे, उसमें सबसे पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करो और अपने जो की लेवल्स होंगे वो मंथली और वीकली पे ही आप पहले निकाल के रखो इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के। और फिर उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे आप उसमें डिमांड या सप्लाई जोन देखोगे। और उसके बाद मार्केट डायरेक्शन के लिए आप मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करोगे और मूविंग एवरेज में आप 20 मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करोगे। अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करोगे, सिंपली के मार्केट अप ट्रेंड में अगर मूविंग एवरेज से नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करोगे। और उसके बाद आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर और गैप अप के देखते हो। जब एक
सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटती है, अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो वो बाद में एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। अगर रेजिस्टेंस टूटती है या उसका ब्रेक होता है तो वो बाद में एज ए सपोर्ट काम करती है। और जब एक सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा या रेजिस्टेंस का, तो उसके बाद आप गैप अप देखोगे, उसके ब्रेकआउट पे ही आप एंट्री दे सकते हो। अगर उस पर आपने नहीं ली तो आप उसके पुल बैक के लिए वेट कर सकते हो। जब मार्केट पुल बैक लेगी तो तब आप एंट्री ले सकते हो। जिस तरह अभी मार्केट ये 57 के एरिया पे कब से इधर कंसोलिडेट कर रही है, जो ये 57 और 58 का एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एक शॉर्ट की पोजीशन आप मूव कर सकते हो। अगर मार्केट 62 से अबव अपवर्ड मूव कर दिए, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो आप एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हो। अगर मार्केट इधर डाउनवर्ड इसको ब्रेक करती है तो दूसरे जो भी कॉइन्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो में अगर BTC डाउनवर्ड या ब्रेकआउट होती है तो दूसरे जितने भी कॉइन हैं वो भी डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो अब भी आप BTC पे भी नज़र रख सकते हैं। अगर ये 57,500 और 57 के एरिया को ब्रेक कर दिए तो आप शॉर्ट के पोजीशन ओपन करके 54 या 52 के एरिया का टारगेट रख सकते हैं। और ये इथेरियम का चार्ट है, तो ये जिस तरह एरिया था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इधर से, तो जब जब प्राइस आई है तो इसको रेस्पेक्ट हुआ है, मल्टीपल रिजेक्शन हुए, मार्केट ने अपवर्ड मूव किया। अब ये रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर मार्केट इधर आती है तो आप इसकी शॉर्ट के पोजीशन ओपन कर सकते हो। अभी 2400 3100 और 20 का एरिया अगर मार्केट ब्रेक करती हो तो आप भी इथेरियम में भी अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो। और आपका जो टारगेट होगा वो 2300 से लेके 2200 तक होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें।